हो गया। वेलकम टू विद्यापुर संस्थान। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में 18 अगस्त को आए हुए सारे क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आता है। हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत क्या आता है। तो इसका आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हमारे भारतीय संविधान में 51A के अंतर्गत, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा जान ले, मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में USSR के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4A में किया गया है और अनुच्छेद 51A में, ठीक है। हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसे हमारे संविधान में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत, है ना, हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा हो गया कि मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A में इसकी चर्चा है भाग 4A में, ठीक है। इसे हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत। और वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, है ना। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद, ठीक है। अब हजरत मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हजरत मोहम्मद कौन थे? तो इनका जन्म हुआ था मक्का में, कितने? 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, ठीक है। और इनके माता का नाम था अमीना। हजरत मोहम्मद के माता का नाम था अमीना और पिता का नाम था अब्दुल्ला। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना। पैदा कब हुए थे? 570 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी हजरत मोहम्मद की। कहाँ? मक्का में, ठीक है। और इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया था, उसे हिजरी संवत कहते हैं। हिजरी संवत की शुरुआत हजरत मोहम्मद ने कब की थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत। उन्होंने, है ना, जब मक्का से मदीना की यात्रा जब कर रहे थे तो हजरत मोहम्मद साहब ने एक कैलेंडर जारी किया जिसका नाम था हिजरी संवत, ठीक है। और इनका मृत्यु हुआ मदीना में। हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ मदीना में कब? तो 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई मदीना में, ठीक है। तो ये हुआ दूसरे क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवतल लेंस है। अवतल लेंस के फोकस दूरी पर वस्तु को रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अवतल लेंस है। क्या है अवतल लेंस? अवतल लेंस के फोकस दूरी पर रखा गया वस्तु को तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, है ना, उसको तैयार कौन करता है? तो हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो होते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार करते हैं और उसे, है ना, उसे वित्त मंत्रालय को सौंप देते हैं। वित्त मंत्रालय उन्हें वित्त मंत्री को सौंप देते हैं और वित्त मंत्री उसे जाकर के लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत कहाँ किया जाता है? लोकसभा में। किसके द्वारा?
तो वित्त मंत्री के द्वारा। अब वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? वित्त मंत्री वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन हमारे भारत के है ना, वर्तमान में कौन है? वित्त मंत्री है। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है ना? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हमारे अभी भारत में करंट समय में है एन नागेश्वरम जी। एन नागेश्वरम जी है ना, नागेश्वरम एन नागेश्वरन है अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन तैयार करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है हमारे भारत के अभी वर्तमान में? एन नागेश्वरन जी, ठीक है। और प्रस्तुत कौन करते हैं? तो वित्त मंत्री जाकर के लोकसभा में जाकर के प्रस्तुत करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को। तो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन के बारे में। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स के क्वेश्चन में कहा गया कि एक आपतित किरण है ना, जो नॉर्मल से ये आपतित किरण है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया है और आपतित कोण 45 डिग्री बनाया है नॉर्मल से, और अपवर्तन कोण है इसका 30 डिग्री। तो कह रहा है इसका अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। अपवर्तनांक कितना होगा, ठीक है। तो लाइट क्या है? इसको रेयर मीडियम मानेंगे और इसको डेंसर मीडियम। तो लाइट कहां से आ रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। विरल अवस्था से आ रही है कहां? सघन अवस्था में, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का एक नियम है कि प्रकाश का अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है, तो नॉर्मल के पास आ जाती है, ठीक है। तो जब रेयर से डेंसर में आते हैं तो प्रकाश की किरण ये रेखा सीधी न जा करके ऐसे कुछ अपने ओर अपने आप को झुका लेती है। किस तरफ? नॉर्मल की तरफ। ये नॉर्मल है, ठीक है। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा साइन आर। तो ये आई का वैल्यू हो गया म्यू बराबर, म्यू क्या है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बट्टा में साइन आर, ठीक है। तो आई का वैल्यू है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री बट्टे में साइन आर। आर का वैल्यू कितना है? ये 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो हो जाएगा कितना? √2 हो जाएगा आंसर। तो प्रकाश की किरण है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही थी, तो उसका अपवर्तनांक पूछ रहा था। तो आपतित कोण और अपवर्तन का कोण दे दिया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हो गया √2, है ना। ये इसका आंसर हो गया। अपवर्तनांक कह रहा था निकालने के लिए, तो अपवर्तनांक निकल चुका है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एसी जनरेटर जो है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। ये कि एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर होता क्या है ना? ऐसा जनरेटर जो एसी करंट देता हो, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जनरेटर किसे कहते हैं? तो जनरेटर में इनपुट क्या देते हैं और आउटपुट क्या निकलता है, ठीक है। तो एसी है ना, जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जनरेटर क्या है? जनरेटर क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो एसी जनरेटर भी होता है और डीसी जनरेटर भी होता है। तो क्वेश्चन में आया था कि एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो
फैराडे के नियम पे, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अगर सिंपल ये पूछ लिया जाए कि ये जो क्वेश्चन है कि जनरेटर किसे कहते हैं, तो जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये है अगला क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन, है ना, किससे संबंधित है? 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को टेस्ट करने के लिए कि हमारे भारत में, है ना, कि ग्राम लेवल पे विकास नहीं पहुंच रहा था, तो इसको टेस्ट करने के लिए सरकार ने मतलब कोशिश किया कि ग्राम लेवल पर भी विकास के स्तर को अच्छा बनाया जाए। तो उसके लिए कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना होगा। तो सभी राज्य तैयार नहीं थे, तो इसके लिए सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके टेस्ट किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था, है ना, सही से चल सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सा समिति है? तो बलवंत राय मेहता समिति, इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, इसीलिए इस समिति का नाम बलवंत राय मेहता समिति रखा गया, है ना। और इस समिति ने कहा कि हाँ, हमको गांव के लेवल पे, है ना, पंचायती राज व्यवस्था का है ना विकास करना चाहिए ताकि गांव में विकास हो सके। पंचायती राज व्यवस्था, तो इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, है ना, सिफारिश किया और सरकार से कहा कि हमको, हाँ, गांव में जाकर के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करना चाहिए। तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कि और ये 73वां संवैधानिक संशोधन कब लाया गया था? 73वां संवैधानिक संशोधन 1952 में लाया गया था। 1992 में 73वां संवैधानिक संशोधन लाया गया था। इसके अंतर्गत, है ना, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। ठीक है, तो पहली बार लागू कब किया गया? 1959 ईस्वी में नागौर जिले में, राजस्थान में। ठीक है, और लागू करने के लिए कौन से समिति का गठन किया गया था? तो बलवंत राय मेहता। इसका संबंध, क्वेश्चन पूछता है कि बलवंत राय मेहता का संबंध किस चीज से है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था के बारे में हमारे संविधान में कहाँ चर्चा है? तो अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243 में हमारे भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा है। ठीक है, तो ये हो गया पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, जितना फैक्ट था उसको मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस भगवान के लिए मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार, है ना, सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है, और ये कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक कंडक्टर है, एक धातु का बना हुआ तार है। ठीक है, तो धातु का बना हुआ तार है, तो उसको 4 भागों में बांट दिया, 4 भागों में काट दिया गया है। ऐसे एक तार था, उसको 4 भागों में काट दिया गया है, तो उसका, है ना, की रेसिस्टिविटी नहीं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको रो से सूचित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध ऐसा गुण होता है किसी भी चालक का जो उसके जिस मटेरियल से बना होता है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर चांदी का बना हुआ है तो उसके मटेरियल का
है ना, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अलग होगा, विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, अल्युमिनियम का बना है तो उसका अलग होगा। उसको कितना भी काट दो, उसको कितना भी काट दो, कितना भी छोटा कर दो, लंबा कर दो, है ना, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कभी नहीं बदलने वाला है, ठीक है। तो इस अनुसार अगर इस क्वेश्चन का आंसर है ना कि एक तार है उसको 4 बराबर हिस्सों में काट दिया गया है तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, तो चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग है ना कि प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/a, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो L/A हो गया। अब ये समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हो गया रो L/A, ठीक है। तो यही रो जो है ना विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। तो अब अगले शिफ्ट में हो सकता है कि क्वेश्चन ये आ जाए कि विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, स्टॉप। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से 3 प्रतिरोध दिए हुए थे और कह रहा था कि AC के अक्रॉस है ना समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो AC के अक्रॉस समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट C, ये 6 ओम, ये है 3 ओम और ये है 3 ओम। तो AC के अक्रॉस है ना समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, AC। अब ये होगा 6 3 9 ओम और ये है 3 ओम, ठीक है। अब 2 ओम, दो प्रतिरोध क्या है, पैरेलल क्रम में है, पैरेलल में है। तो अब हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट 1/9 प्लस 1/3। ये हो जाएगा 4/9, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 9/4, ठीक है। तो 9/4 ओम, तो RAC बराबर हो जाएगा 9/4 ओम। इसका ये आंसर होगा, ठीक है। 3 प्रतिरोध इस तरह से त्रिभुज के आकार में जुड़े हुए थे, तो A और C के अक्रॉस हमसे पूछ रहा था समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने सॉल्व किया कि ये और ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में, उसके बाद ये समानांतर क्रम में, ठीक है। तो इन तीनों का सम हो गया ये 9। अब ये दोनों समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में जब 2 प्रतिरोध होता है तो उसको इस तरह से समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। अब इसको आगे ले जाते हैं ये, और इस तरह से सॉल्व करते हुए हमने आंसर निकाल लिया कि इसका आंसर ये होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्युत सक्रियता श्रेणी में किसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है। तो एक श्रेणी होता है ना, उसमें सारे के सारे मेटल्स होते हैं, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबको सजाया जाता है, तो उसमें सबसे ऊपर होता है पोटेशियम। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु है ना क्रियाशीलता श्रेणी में है ना पोटेशियम हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डोबेराइनर त्रिक किस नियम पर आधारित है। डोबेराइनर त्रिक डोबेराइनर ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को है ना व्यवस्थित करने का, वर्गीकृत करने का कोशिश किया। किस आधार पे, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, ठीक। अगला क्वेश्चन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ स्थित होता है। स्पाइनल कॉर्ड वो होता है कि बैकबोन और ब्रेन, ये ब्रेन है, ये ब्रेन और ये बैकबोन उसको जोड़ता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा।
स्पाइनल कॉर्ड, ये है बैकबोन। तो ब्रेन को बैकबोन से जोड़ने का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव वन सर्वाधिक किस राज्य में है? तो मैंग्रोव वन सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब मैंग्रोव वन होता क्या है? ऐसे वन जो समुन्द्र के किनारे उगते हैं उसी वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। काफी कटीले होते हैं। मैंग्रोव वन का एक इम्पोर्टेंस है कि कोस्टल एरिया में समुद्री किनारे में होता है, तो समुद्री तूफान आने पर वो है ना एरिया की रक्षा करता है, समुद्री तूफान को कमजोर कर देता है ताकि समुद्री तूफान है ना आगे बस्तियों में न जा पाए। तो मैंग्रोव वन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्म समाज है ना, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। क्यों? क्योंकि सती प्रथा जो हमारे समाज में चला आ रहा था, तो उनको हटाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे और इन्हें राजा की उपाधि, क्वेश्चन आता है कि इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था और अपना राजदूत बना करके इसे इंग्लैंड भी भेजने का काम किया था अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को। बहुत बड़े समाज सुधारक थे। अब एक अगला क्वेश्चन ये भी होता है कि आर्य समाज, ये ब्रह्म समाज से आ गया क्वेश्चन, तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कब किया था? 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन था ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन क्या था वो क्लियर नहीं है, फिर भी मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नाम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसका बहुत सारा यूज है कि हम पानी में जर्म्स होते हैं, पानी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसको मारने के लिए इसका यूज करते हैं। तो पानी के साफ सफाई में इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और हम कपड़े के इंडस्ट्री में है ना डाइंग एजेंट के रूप में इसका काम हम करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है 1 HP। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 1 HP बराबर होता है 776। 1 HP बराबर 776 वाट होता है। HP होता क्या है? HP होता है पावर का मात्रक होता है, ये पावर का मात्रक है। ठीक है, और ये 1 HP बराबर होता है 746 वाट। ठीक है, वाट क्या है? वाट है पावर का एसआई मात्रक। पावर का एसआई मात्रक अगर पूछे, पावर का एसआई मात्रक शक्ति। पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? शक्ति। तो शक्ति का पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। WATT वाट। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल कितने मान्य भाषाएं हैं? भारतीय संविधान ने कुल कितने भाषाओं को मान्यता दिया है? तो 22 भाषाएं हैं जिसको भारतीय संविधान ने मान्यता दिया है। पहले हमारे मूल संविधान में मात्र 14 भाषा था, मात्र 14 भाषा ही थे। लेकिन उसको बाद में है ना संवैधानिक संशोधन करके है ना अब वर्तमान में कितना हो गया है? 22 भाषा हो गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषाओं की चर्चा है ना हमारे संविधान के किस भाग में है ना? हमारे संविधान में ये तो क्वेश्चन है कि 22 भाषा है, लेकिन उसके अनुसार कि वो हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा की चर्चा है? तो 8वीं है ना, 8वां अनुसूची है ना, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दिया है और उसकी चर्चा कहाँ है? तो अनुसूची 8 में भाषाओं की चर्चा है।
अगला क्वेश्चन है कि 1950 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज थे, है ना। तो 1950 में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 4 जज थे, 4 जज, जिसमें से 3 अन्य जज थे और एक मुख्य न्यायाधीश, एक चीफ जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। 1950 की बात है। तो वर्तमान में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में 24 जज हैं, 34 जज हैं, जिसमें से 33 अन्य जज हैं और एक चीफ जस्टिस है, एक चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, वर्तमान में। तो अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के, है ना, मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यू ललित है हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो कईवें नंबर के, तो 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है हमारे सुप्रीम कोर्ट के यू ललित जी। इससे पहले एन.वी. रमन्ना थे, उसके बाद ये यू ललित आ गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेटीएम के नए मैसेंजर ऐप का क्या नाम है। तो इनबॉक्स नाम है। पेटीएम के नए मैसेंजर ऐप का क्या नाम है। तो इनबॉक्स नाम है। उसके बाद फ्लोएम से एक क्वेश्चन था। फ्लोएम क्या होता है कि प्लांट में पाए जाने वाले एक टिश्यू को फ्लोएम कहा जाता है। उसका क्या काम होता है। प्लांट है तो प्लांट के पत्तियों में खाना बनता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के कारण प्लांट के पत्तियों में खाना बनता है। तो ये फ्लोएम क्या करता है कि खाने को, है ना, पत्ती से अनेक भाग तक, पौधे के अनेक भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन। ये फ्लोएम। एक उत्तक होता है, प्लांट में पाए जाने वाले उत्तक को, है ना, कहते हैं क्या है, फ्लोएम। और बहुत सारे उत्तक होते हैं। जाइलम होता है। जब फ्लोएम पूछा है तो अगले हो सकता है कि अगले एग्जाम में ये पूछ ले कि जाइलम क्या होता है। तो जाइलम होता है कि ये भी प्लांट में पाए जाने वाले एक टिश्यू होते हैं, एक उत्तक होता है जो जिसका काम होता है कि जड़ से जल को पौधे के अनेक भाग तक पहुंचाने का काम किसका होता है। जाइलम का। जाइलम का काम क्या होता है। जल को पहुंचाने का काम करता है पौधे के अनेक भाग तक। और फ्लोएम का क्या काम होता है कि पत्ती से खाना इसके पौधे के अनेक भाग तक पहुंचाने का काम ये करता है फ्लोएम। फ्लोएम काम करता है खाना पहुंचाने का और जाइलम काम करता है जल पहुंचाने का, ठीक है। दो क्वेश्चन बचे हुए थे। एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के गुण। तो ऑप्शन में ये था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी नहीं कट करते। एक दूसरा क्वेश्चन था कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पे रखें कि उसका प्रतिबिंब सेम आकार का बने। तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को, है ना, उसके वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एकदम सेम आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। तो ये था आज का सारा क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में।